अब बच्चों हम अपना दूसरा अव्यय सीखने जा रहे हैं। दूसरे अव्यय के लिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। हमारा जो दूसरा आज का अव्यय है वो है च। यह च एक बहुत मजेदार और बहुत महत्वपूर्ण अव्यय है। ये आप लोगों ने बहुत बार देखा सुना पड़ा होगा। ये देखो, हाँ, ये आ गया च अव्यय। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि च ये जो अव्यय है इसका अर्थ क्या है। तो आप सब लोग यहाँ पर जैसे कि पढ़ सकते हैं कि च एक अव्यय है और ये किस तरह का अव्यय है। तो ये एक उभयान्वयी अव्यय है, कंजंक्शन है। अब कंजंक्शन आप लोगों को पता है, उभयान्वयी। यहाँ पर उभय पहला शब्द है। उभय, उभय का मतलब होता है दोनों, दो, या फिर अंग्रेजी में कहूं तो बोथ। और उसके बाद अन्वय, अन्वय का मतलब होता है कनेक्शन। द वन हु कनेक्ट्स द बोथ, यानी उभय का अन्वय करने वाला, दोनों चीजों को जोड़ने वाला। ये काम है हमारे इस प्रत्यय का, प्रत्यय नहीं, अव्यय का। और एक और बात है, यानी अगर इसका सीधे सीधे इंग्लिश में अर्थ किया जाए तो उसका अर्थ होता है और, जिसको इंग्लिश में हम एंड कहते हैं। अभी हम महाराष्ट्र में रह रहे हैं तो यहाँ पर महाराष्ट्र में मराठी में उसको आणी ये कहते हैं। और इसके साथ साथ इसका एक विशेष प्रयोग है, जैसे कि आजकल हम स्वल्प विराम का प्रयोग करते हैं ना, कॉमा का, कॉमा। ये कॉमा हमारे पास पहले नहीं थे पुराने समय में। ये अभी अभी अंग्रेजी से हमने लिए हैं, ये कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, इन सभी चीजों की हमें जरूरत थी ही नहीं। ये कॉमा, एक्सक्लेमेशन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, इसकी हमें जरूरत नहीं थी बच्चों। ये अभी अंग्रेजों ने हमें दिए हैं और हमने लिए हैं। तो उस टाइम पर जहां जहां पर कॉमा का प्रयोग होता था तो सब कॉमा के लिए भी हम च का प्रयोग करते थे। यानी च के दो अर्थ हमने देखे, पहला एंड और दूसरा है कॉमा। दोनों भी अर्थों में च का ही प्रयोग होता है। तो चलो, अब ये जो मैंने तुम लोगों को दो इसके के अर्थ बताए, इनका प्रयोग कैसे करना है ये हम देखते हैं। मैं आपको समझाता हूं। देखो, इस वाले वाक्य को आप ध्यान से देखो, क्या लिखा है यहाँ पर। एक शब्द है राम, राम के बाद आपको देख रहे हैं कॉमा। दूसरा शब्द है श्याम, श्याम के बाद भी आपको कॉमा दिख रहा है। गणेश के बाद भी कॉमा है। और यहाँ पर जो महेश और देवेश लिखा है, इनके बीच में और शब्द है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर कॉमा, 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 अंत में और ये शब्द, ये सारे शब्द है। और इन सभी के लिए हम एक ही अवयव का प्रयोग करेंगे, च। अब देखो, च का फंक्शन ये है कि च से जब हम संस्कृत में करते हैं तो जितने भी शब्द हैं हमारे पास, यहाँ इसका एक नियम भी है। नियम क्या है मैं आपको बताता हूं। एक वाक्य में एक वाक्य होना चाहिए, एक वाक्य में समान विभक्ति वाले शब्द। क्या कहा हमने? समान विभक्ति। तो जितने भी शब्दों की समान विभक्ति होंगी और वे सारे के सारे एक ही वाक्य में होंगे, तब उन सभी के लिए हम च का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर ये एक वाक्य है और इन सभी, इस तरह से दिखाता हूं। अरे ये क्या हुआ, पीला हो गया। ठीक है, छोड़ो। हाँ, अब ये एक ही वाक्य है, भले इसके अंदर आप लोगों को क्रियापद नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी ये देखिए, राम ये प्रथमा विभक्ति में है, श्याम ये भी प्रथमा विभक्ति में है, गणेश ये भी प्रथमा विभक्ति में है, महेश, देवेश, ये सारे के सारे शब्द प्रथमा विभक्ति में है। तो इन सभी शब्दों के अंत में हम च लिख सकते हैं। ये रहा च, 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 च। अब ये किसका काम कर रहे हैं? तो ये प्रीवियस वाले जो च है, 1, 2, 3 और 4,
ये सारे के सारे मिलकर कॉमा का काम कर रहे हैं हमारी। और आखिरी वाला जो च है, ये एंड यानी और इस शब्द का काम कर रहा है। अब इसमें जैसे कि मैंने बताया कि राम, श्याम, गणेश, महेश और देवेश ये सारे के सारे समान विभक्ति में है, यानी प्रथमा विभक्ति में है। तो इन सभी के अंत में हमने च च को लिखा। अब यहाँ पर एक विकल्प है, ये देखो विकल्प। विकल्प क्या है कि इसी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास एक विकल्प है। क्या विकल्प है? ये देखो। अब यहाँ विकल्प ये बन रहा है कि केवल आखिरी च को रहने दिया जाता है और बाकी च का लोप हो जाता है। यानी इसका मतलब यह है कि राम, श्याम, गणेश और महेश, ये जो चार च है, इन च का हमने लोप कर दिया है। लोप करने का मतलब क्या होता है कि ये इनविजिबल होता है, अदृश्य अदृश्य हो जाते हैं, इनविजिबल हो जाते हैं। अब यहां पर देखो, इनविजिबिलिटी का मतलब क्या है? वो वहां पर है लेकिन दिख नहीं रहे हैं, वो दिखते नहीं है, होते वहीं पर है। और आखिरी वाला च एज इट इज रह जाता है। तो इस वाले वाक्य में देखो आप लोग, राम, श्याम, गणेश, महेश, इन सभी के बाद जो च था कॉमा के लिए जिसका हमने इस्तेमाल किया था, वो सब इनविजिबल हो गए हैं, यानी अदृश्य हो गए। वो दिख नहीं है वहीं पर, लेकिन दिख नहीं रहे हैं। और आखिरी वाला च बाकी बचा है। ये एक नियम हुआ। अब देखो, ये सारे जितने भी मैंने नियम आप लोगों को बताए, इन सभी नियमों को आप लोगों को उदाहरण से समझ में आ जाएंगे। तो देखिए, इसके उदाहरण देखो, उदाहरण से आप लोगों को बाकी सारी चीजें मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पर वाक्य है, ये वाला वाक्य मैं पढ़ रहा हूँ। राम, लक्ष्मण और सीता वन जाते हैं। अब ये रामायण का बहुत प्रसिद्ध प्रसंग है कि माता कैकेयी ने अपने वचन का दुरुपयोग करते हुए महाराज दशरथ से कहा था कि मेरा बेटा भरत राजा बनेगा और राम वन में चला जाएगा। अब राम जी वन जाने के लिए निकल गए। तो राम जी के पीछे पीछे उनके भाई लक्ष्मण, वे कहने लगे कि मेरे भाई अगर जंगल जा रहे हैं तो मैं भी आज राजमहल में रहकर क्या करूं? तो मैं भी मेरे भाई के पीछे उनका संरक्षक बनकर जाऊंगा। देखो, ये भाई का कर्तव्य होता है। आजकल देखो, भाई एक दूसरे के साथ स्टेट के लिए झगड़ रहे हैं, लेकिन ये राम और लक्ष्मण भाई बहन, भाई देखो कैसे है। भाई को जंगल जाना पड़ रहा है तो उसका भाई उसके पीछे पीछे जंगल में जा रहा है। और राम जी की पत्नी सीता, वो कह रहे हैं कि अगर मेरे पति जंगल जा रहे हैं तो मैं यहाँ पर रहकर कैसे करूं, यानी मैं यहाँ पर महलों में क्यों रहूं? तो वो भी अपने पति के साथ पीछे पीछे जंगल चले जाती है। वो ये नहीं सोचती कि मेरे पति तो जंगल जा रहे हैं तो मैं मायके चली जाऊंगी। वे भी अपनी सीता राम जी के साथ पीछे पीछे जंगल चली जाती है। तो कुल मिलाकर जंगल में जाने वाले लोग हैं तीन। कौन कौन? राम, लक्ष्मण और सीता। अब इसी चीज को हमें संस्कृत में लिखना है। तो संस्कृत में हमने कैसे लिखा है, यहाँ पर देखो। अब क्योंकि जाने वाले लोग तीन है तो बहुवचन हुआ, इसीलिए गच्छन्ति लिखा हमने। वनम गच्छन्ति, जंगल जाते हैं। कौन कौन जंगल जाते हैं? तो राम, लक्ष्मण और सीता। अब यहाँ पर तुम देख सकते हैं कि तीनों के तीनों भी ये जो शब्द है, ये तीनों भी प्रथमा विभक्ति में है। ठीक, प्रथमा विभक्ति में है। तो इसका मतलब है कि एक वाक्य में है और एक ही कॉमन विभक्ति में है। तो हर शब्द के पीछे हम च लगाएंगे। तो देखो, हर शब्द के पीछे हमने च लगाया। तो ये हुआ आंसर नंबर 1। ये हमारा एक उत्तर है, उत्तर क्रमांक 1, आंसर नंबर 1। अब ये भी सही है। अब इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है कि पहले वाले जो च है जिनका हमने कॉमा के लिए इस्तेमाल किया था, उनका लोप किया जाए और आखिरी वाला च वहां पर बचा रहे। तो ये भी सही है। यह है हमारा उत्तर संख्या 2। तो दोनों भी उत्तर सही है, कोई भी यहां पर गलत नहीं है। चलो, अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण क्या है? पांडव हैं, आर पांडवास। पांडव हैं। कौन पांडव हैं? तो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, यानी पंडु राजा के पुत्र थे, इसलिए उनको पांडव कहते हैं। तो पांडव कौन कौन है? युधिष्ठिर है, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। तो यहाँ पर देखिए संस्कृत में कैसे हुआ। पांडवाः सन्ति, पांडव हैं। कौन कौन पांडव हैं? युधिष्ठिर है, युधिष्ठिरः च, भीमः च, अर्जुनः च, नकुलः च, सहदेवः च पांडवाः सन्ति।
यानी सभी प्रत्येक शब्द के पश्चात हमने च च को लगा दिया। यह है हमारा आंसर नंबर 1, ये करेक्ट है। अब इसको आंसर नंबर 2 क्या है हमारा? ऑप्शन क्या है? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, इनके अंत में जो च था उसका हमने लोप कर दिया और आखिरी वाले च को हमने यहाँ पर रहने दिया है। तो इस तरह से हमारा दूसरा भी उत्तर हो गया। तो मैं दोनों उत्तरों को पढ़ता हूँ। सर पहला, बोलो बेटा। सर संस्कृत में कॉमास नहीं देते हैं? कोई जरूरत नहीं है देने की। अगर आजकल के टाइम में अगर तुम देना चाहो तो दे सकती हो, लेकिन देने की संस्कृत में कोई भी जरूरत नहीं है। सर फिर कैसे समझेगा कि ये सब अलग अलग है, लाइक अलग अलग वर्ड है? ये वाला जो अकेला यहाँ पर च बैठा है ना, इससे हमें अंदाजा आ जाता हाँ, है कि यहाँ पर सब में च है। अच्छा ठीक है सर। देखो, ये और उदाहरण देखो। राम और श्याम जाते हैं। गच्छतः, रामः च श्यामः च गच्छतः। और इसको हम विकल्प से रामः श्यामः च गच्छतः ऐसा भी बोल सकते हैं। राम और रावण दुश्मन थे। रामः च रावणः च शत्रु आस्ताम। देखो शत्रु ये द्विवचन है बच्चों। शत्रु, शत्रु और शत्रवः, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो राम और रावण दो है इसीलिए द्विवचन। आस्ताम यानी थे, द्विवचन वाला। अब पहले वाले च को अगर हम हटाए तो रामः रावणः च शत्रु आस्ताम ऐसा भी हो सकता है। बच्चों बात समझ में आ गई? सर हाँ बोलो। सर जैसे यहाँ पे रावण और रावण सिर्फ दो ही है, तो भी वो मतलब जितने भी रहे तो उसमें सेम ही अप्लाई होगा केस? हाँ बस सेम होगा। और मैंने इस लेख में कोई दूसरी विभक्ति का उदाहरण नहीं दिया, वो भी देख लो। मैं यहाँ पर हाथ से लिख कर देता हूं। देखो, दशरथ, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के पिता हैं, ये वाक्य है। अब बच्चों इस वाक्य में अगर आप लोगों ने देखा तो आपको क्या समझ में आता है कि राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये सारे के सारे शब्द षष्ठी विभक्ति में है। यानी ये जो के है ये यानी दशरथ राम के, लक्ष्मण के, भरत के और शत्रुघ्न के पिता हैं। तो षष्ठी सभी को है। तो इसका अगर हमें संस्कृत में अनुवाद करना है तो अनुवाद कैसे होगा? तो दशरथः, दशरथः पिता अस्ति। किस किसके पिता है? तो रामस्य, लक्ष्मणस्य, भरतस्य, शत्रुघ्नस्य पिता अस्ति। अस्ति लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमें च का प्रयोग करना है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि रामस्य, लक्ष्मणस्य, भरतस्य, शत्रुघ्नस्य चारों के चारों शब्द षष्ठी विभक्ति में यानी सिंपल कॉमन विभक्ति में है। तो हम हर शब्द के पश्चात च लगा सकते हैं। रामस्य च, लक्ष्मणस्य च, भरतस्य च, शत्रुघ्नस्य च पिता अस्ति। पूरा वाक्य ऐसे बनेगा, दशरथः रामस्य च, लक्ष्मणस्य च, भरतस्य च, शत्रुघ्नस्य च पिता अस्ति। और ऑप्शनली हम ये जो पहले जो तीन च है इसको हम हटा भी सकते हैं, काट सकते हैं, लेकिन आखिरी वाला हमें रहने देना पड़ेगा, इसको हम काट नहीं सकते बच्चों। तो अब वाक्य बनेगा दशरथः रामस्य, लक्ष्मणस्य, भरतस्य, शत्रुघ्नस्य च पिता अस्ति। बच्चों समझ में आ गया? सर हाँ बोलो। सर कैसे मतलब इन दोनों में से कोई भी एक सेंटेंस लिया, जैसे राम और रावण दुश्मन थे, तो इसमें
संस्कृत में आप कैसे पढ़ेंगे फर्स्ट वाले सेंटेंस को, राम और रावण और शत्रु? सुनो सुनो, इसको संस्कृत में ऐसा ही पढ़ा जाएगा, रामः च रावणः च शत्रु आस्ताम। अब इसका जब हिंदी अनुवाद करेंगे तो यहाँ पर हम इसको ऐसा नहीं बोलेंगे राम और रावण और दुश्मन थे, ऐसा हिंदी में अनुवाद नहीं होगा। इंग्लिश में भी राम एंड रावण एंड वेयर द एनिमीज, ऐसा इंग्लिश में नहीं होगा। ये देखो, संस्कृत एक यूनिक अलग लैंग्वेज है और हिंदी, मराठी, अंग्रेजी ये अलग भाषाएं हैं, हर भाषा का स्वभाव अलग होता है। संस्कृत का स्वभाव यही है और इसी तरह से संस्कृत में काम होता है। ओके सर। ठीक है, तो चलो हमने आज इस अव्यय को भी समझ लिया है। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा आज हम यहाँ पर रुक जाएंगे। ठीक है बच्चों? सर कल 3:30 बजे लोगे ना?